जैसा आप सभी जानते हैं कि मौसम के अंदर ठंडक आ चुकी है और जोड़ों के दर्द बढ़ने लगे हैं। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सीजन के अंदर हम जोड़ों के दर्द से रिलेटेड पूरी सीरीज बनाएंगे, जिसके 2 वीडियो पहले रिलीज भी हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सबसे कॉमन आर्थराइटिस है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, और ठंडक के अंदर जोड़ों में दर्द बढ़ता है। जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस के मरीज हैं उनके भी जोड़ों के अंदर दर्द बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, दर्द बढ़ने से आपकी दवाइयां बढ़ने लगती हैं और कई बार डॉक्टर्स आपको सर्जरी के बारे में गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो सर्जरी से कैसे बचा जाए, खासतौर से अगर आपको संधिवात की समस्या है, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसकी उम्र क्या है, कौन से फैक्टर्स एग्रीवेट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस होगा, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, सही ट्रीटमेंट क्या है। तो हम इन चीजों को इन लेंथ समझेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। देखिए, आर्थराइटिस का जैसा मैंने मतलब बताया था कि आर्थ मतलब जोड़ और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब जोड़ों में होने वाले इन्फ्लामेशन को आर्थराइटिस कहते हैं। पर यह उससे उलट है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन जोड़ों में होने का के कारण ये नहीं होता। इसको हिंदी में संधिवात कहते हैं और इंग्लिश के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस। कई बार लोग लेमैन लैंग्वेज में इसे गठिया भी कह देते हैं। गठिया बेसिकली आर्थराइटिस को बोला जाता है और वो जो गठिया बाय है वो अलग इलनेस है, तो उसकी हम सेपरेट चर्चा करेंगे। तो जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, और इसमें बेसिक कारण इन्फ्लामेशन नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग आपने बनाई, 10 साल बाद पेंट खराब होने लगा, 20 साल बाद उसका प्लास्टर खराब हो गया और उसके अंदर घरों के दरवाजों के अंदर चाऊ चू की आवाज आने लगी, मतलब वेयर एंड टेयर। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आप उस घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे प्लास्टर खराब हुआ या फिर पेंट खराब हुआ, तो ये डीजनरेशन है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। तो आप भी अपने जोड़ों को, अपने बॉडी को इतने साल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसमें भी डीजनरेशन शुरू होता है। आपके स्किन में चेंजेस आने लगते हैं, स्किन का ग्लो धीरे धीरे उम्र के साथ कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या बोलेंगे कि बॉडी का भी जैसे पेंट है, प्लास्टर है, ये खराब होने लगा, जैसे बिल्डिंग का होता है। दरवाजों में चाऊ चू की आवाज आ रही है, तो आपके जोड़ों में भी चाऊ चू की आवाज आ रही है। फिर आपको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आपके जोड़ों की ग्रीस कम हो गई है, तो भाई दरवाजे में ग्रीस डालो, ऑयल डालो, उसकी रिपेयर करो। और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे दरवाजे के ऑयलिंग ग्रीसिंग का, तो क्या होगा, हिंजेस खराब हो जाएंगे, फिर जोड़ बराबर से खुलेगा नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं, रूम में जा नहीं सकते। ऐसे रूम का क्या काम, वो रूम पूरा घर ही बेकार हो जाएगा। तो फिर आपको इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आप अपने जोड़ों के दर्द का ख्याल नहीं रखेंगे, जैसा डॉक्टर आपको बोलते हैं आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो रही है, आपके जोड़ों का गैप कम हो रहा है, आप इसकी तरफ ध्यान दें, नहीं ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपके जॉइंट के फंक्शंस पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, कार्टिलेज घस जाएगी। फिर डॉक्टर बोलेगा आइए, सो जाइए, मैं आपका जोड़ बदली कर देता हूं। तो ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस है और ठंडी के अंदर इसका दर्द एग्रीवेट होने लगता है। हालांकि मैं मुंबई के अंदर एसी में अभी भी बैठा हूं, पर आप एसी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कल ही मेरी हरियाणा के एक मरीज से बात हुई। उसने बोला भाई साहब इधर तो 8 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैंने कहा तुम तो पानी में हाथ डालने के पहले भी सोचो, परंतु मैं तो फिलहाल एसी में बैठा हूं। ठीक है, परंतु नॉर्थ में जो ठंडी पड़ रही है वो दर्द को बढ़ाएगी। अब डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता क्या है? करीब 6 करोड़ मरीज हमारे देश में हैं और इसमें आपके जोड़ों की कार्टिलेज, देखिए हमारे बॉडी के हर ऑर्गन की एक लाइफ है। ऑर्गन की तो नहीं बोलूंगा, हर टिश्यू ऑर्गन की, मतलब जो आपका टिश्यू है, जैसे स्किन है उसकी एक सर्टन लाइफ है, उसके बाद में उसके सेल डेड हो जाएंगे, उसकी जगह नया टिश्यू ले लेगा। इसी तरह से आपकी बोन्स हैं, उनके टिश्यूज की भी एक लाइफ है, 10 साल या 5 साल, तो उसके बाद में वो टिश्यू मर जाएगा, उसकी जगह नया टिश्यू ले लेगा। कुछ चीजों की लाइफ थ्रू आउट लाइफ रहती है, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनकी लाइफ टाइम रहती है, उनमें इस प्रकार की चीजें नहीं होती। हाँ, डीजेनरेशन ब्रेन में भी हो सकता है, तो इसके कारण देखा होगा एक उम्र के बाद में याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो इस डीजेनरेशन से हमारे जोड़ भी अछूते नहीं हैं। तो किसी भी इंसान में जोड़ों में, जैसे मान लीजिए इंजरी हुई, आज मैंने पूरा दिन काम किया, मेरी उम्र आज मान लीजिए 20 साल है, हालांकि मैं
झूठ बोल रहा हूं, मेरी उम्र 57 साल है। अब मान लीजिए मेरी उम्र आज 20 साल है, मैंने खूब एक्टिविटी किया, भागा दौड़ा, मेरे जोड़ों में भी वेयर एंड टेयर हुआ, पर ये जो वेयर एंड टेयर है ये ऑटोमेटिकली मेरे टिश्यू कैपेसिटी अच्छी होने के कारण हील हो जाएगा। मतलब जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज के अंदर या फिर जोड़ों के टिश्यूज के अंदर जो वेयर एंड टेयर आता है, वो अगर आप यंग हैं तो हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण वो हील हो जाता है, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है और बहुत ओवर यूज कर रहा है, उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा है परंतु हीलिंग कम है, जो कि ज्यादा है पर उसके बावजूद वेयर एंड टेयर के सामने कम है, तो क्या होगा? उसको परमानेंट प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस की 20 साल पे भी आने लगेगी। पर ये रेयर इंस्टेंस है। जैसे कुछ स्पोर्ट्समैन, जैसे क्रिकेटर की पाकिस्तान के अक्सर में चर्चा करता हूं, उसके 20-21 साल पर जोड़ों की कार्टिलेज खराब होने लगी थी, 40-45 आते आते अब रिटायरमेंट के बाद में उसने उसका सर्जरी तक करा लिया, हालांकि उसका हाफ जॉइंट बदली किया गया है। इसे आप पुराने वीडियोस में जाकर के भी सुन समझ सकते हैं। अब होता क्या है, जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपके टिश्यू में डेली डैमेज हो रहा है पर डेली रिपेयर भी हो रहा है, पर जब आप 40-45 के ऊपर जाते हैं तो हीलिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, वेयर एंड टेयर समय के साथ में बढ़ता है, तो ये मैचअप नहीं हो पाता, मैचअप नहीं होता और पैचअप नहीं होता। तो होता क्या है, वेयर एंड टेयर बढ़ता है, कार्टिलेज का गैप, कार्टिलेज की मोटाई धीरे धीरे घटने लगती है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपके जोड़ का गैप कम हो रहा है। और इसके साथ में आपके पहले के जैसे तेल की, ग्रीस की जो क्वालिटी थी वो नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो जो गैप कम हो रहा है, जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, वो गिर कहां रहे हैं, वो उसी साइनोवियल फ्लूइड में गिर रहे हैं। साइनोवियल फ्लूइड को वैसा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उस तेल की, ग्रीस की क्वालिटी भी डिटोरिएट हो गई। तो यही तो दो चीज आपको बोली जाती है कि गैप कम हो रहा है, तेल चिकनाई बराबर से बन नहीं रहा, तो आपको जोड़ के अंदर संधिवात है। तो ये एक उम्र पर जाकर के होता है, इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। अब इसका उम्र क्या है? ऐसे तो कोई भी उम्र पर हो सकता है, परंतु आमतौर पर यह 45-50 साल के बाद होता है। अगर कोई महिला है तो पोस्ट मीनोपॉज में एग्रीवेट होता है, क्योंकि जब हार्मोनल ब्लैंकेट हटेगा तो आर्थराइटिस तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसे में 47-48 पर जब पोस्ट मीनोपॉज शुरू होता है तो ये एग्रीवेट होना चालू होता है। अक्सर आपको 47 से 50-52 साल की उम्र में महिलाएं इसकी शिकायत करेंगी, पर मेल्स को ब्लेसिंग्स मिली हुई है, हार्मोन्स के मामले में थोड़ी लिबर्टी है। तो 55-60 साल की उम्र में मेल्स में वही प्रोसेस शुरू हो जाता है हार्मोन का, और फिर उनके भी धीरे धीरे जोड़ों के अंदर डीजनरेशन बढ़ने लगता है। तो मेल्स में थोड़े समय के बाद में इस प्रकार की शिकायत आती है। परंतु अगर महिला है, वजन ज्यादा है, पुरुष है, वजन ज्यादा है, तो ये 35-40 साल पर भी हो सकता है, क्योंकि वही आपके जोड़ों पे दबाव डाल रहा है, जिससे वेयर एंड टेयर ज्यादा हो रहा है, तो ये कम उम्र पे हो सकता है। अब जैसा मैंने बताया, स्पोर्ट्समैन को 20-30 साल पे भी हो सकता है अगर उसके यूजेस बहुत अधिक हैं तो। फिर इसके अपार्ट लोगों का जेनेटिक्स होता है। कई लोगों को 70-75 साल तक कुछ भी नहीं होता, तो उनका जेनेटिक्स मजबूत है, तो मजे करो, एंजॉय करो जॉइंट्स को लेकर के, तो ये स्थिति बनती है। परंतु कुछ लोगों में मान लीजिए जोड़ में इंजरी आ गई, तो इंजरी के कारण ये प्रोसेस तेजी से बढ़ने लगती है और फिर संधिवात कम समय में, कम उम्र के अंदर चालू हो जाता है। अब किसी को मान लीजिए कोई पहले दूसरी आर्थराइटिस है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था गठिया बाई की शिकायत है, तो उसको कार्टिलेज जल्दी खराब होगी, तो कम उम्र पर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाएगा गठिया बाई के साथ, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा, या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आ जाएगा, जो कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। इस तरह का गाउट के भी बहुत क्रोनिक केसेस के अंदर भी देखने में आ सकता है, पर गाउट में अक्सर इस तरह की शिकायत जल्दी नहीं आती, उसको अगर हम इंडिविजुअली डील कर लें तो ये इसका उम्र के साथ में कोरिलेशन है। अब इसके साथ में हम देखेंगे जॉइंट इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे कॉमन घुटना है, उसके बाद में दूसरा हिप है, फिर अक्सर आपने देखा होगा उम्र के साथ में लोग मेरी कमर दुख रही है, खड़े होते हैं, 2-4 मिनट सीधा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हालांकि कमर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मेरे को भी शुरू हुआ है, क्योंकि मेरा भी तो उम्र
57 है ओरिजिनल वाला। तो ये कमर में, घुटने में भी कभी कभार फील होता है भाई साहब, तो मैं भी वही चीजें लेता हूं जो आपको गाइड करता हूं, जैसे जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप, क्योंकि जॉइंट फ्रेश सीडीआरआई का रिसर्च प्रोडक्ट है जो आपके जोड़ों की कार्टिलेज को रिपेयर करता है, आपके दर्द को घटाता है, आपके जॉइंट्स की हेल्थ इंप्रूव करता है, जिसकी चर्चा हम अलग से कभी करेंगे, और 4 स्टेप दर्द कम करता है। परंतु फिलहाल मैं कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो जॉइंट फ्रेश या ऑनटोस टैबलेट लेता हूं, पर ये एक सेपरेट टॉपिक है ट्रीटमेंट का, हम आगे चर्चा करेंगे। तो होता क्या है, फिर जोड़ कौन सा इन्वॉल्व होता है, कमर, फिर गर्दन, फिर हाथ के कुछ जोड़ जैसे ये अंगूठे का बेस का जॉइंट, या फिर नाखून के पास वाले जोड़ों में अक्सर आपने देखा होगा ये वाला जोड़ ऐसा स्नैप हो जाता है या इस तरह की उंगली हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम, तो हाथ की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदर जॉइंट्स पे, स्पाइन पे अलग बना दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, नी का आर्थराइटिस, या नी वाला आर्थराइटिस हिप में भी आ सकता है। तो ये कॉमन जॉइंट्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, और जो फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए, जैसे उम्र, आपका वजन, आपका जेनेटिक्स, कोई इंजरी, इसके साथ में इसका यूजेस, ओवर यूज, या फिर सेकेंडरी टू एनी अदर आर्थराइटिस। तो ये इसके मेन कारण होते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करें और इसका इलाज कैसे करें। तो मोटा मोटी तो मैंने इलाज के बारे में आपको बताया ही कि इसके इलाज के लिए आपको करना क्या है, जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप लेना है तो आपके जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। और इसके साथ में अगर आप कैल्शियम विटामिन डी लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि कार्टिलेज चिपकी कहां है, हड्डी के ऊपर। तो हड्डी कमजोर हो गई तो जॉइंट भी कमजोर हो जाएगा। तो अगले पार्ट के अंदर हम फिर चर्चा करेंगे इसकी डायग्नोसिस कैसे हो और फिर स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट कैसे हो। जैसे मान लीजिए इनिशियल स्टेज है तो क्या करना है, मान लीजिए लेटर स्टेज है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में जैसे मोटापा, तो वो कैसे घटाएं। फिर मान लीजिए पैरों में बोइंग या नौकनी डिफॉर्मिटी है, उसे कैसे ठीक करें, फिर इसके साथ में क्या इलाज लें। तो इन सबकी इन लेंथ चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। आपका कोई सीनियर सिटीजन ग्रुप हो, आपके रिलेटिव्स हो, या आप अगर यंग हैं तो अपने पेरेंट्स, अपने और बाकी के जो रिलेटिव्स हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो रही है, महिलाओं की, पुरुषों की, उनके साथ शेयर करें। ये उनको काफी लाभ देगा और उनकी सर्जरी अवॉइड करने में सबसे अधिक मदद करेगा। तो अभी तक बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।